आप सभी का फिजिक्स के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि हमने कूलॉम के नियम को फिनिश किया था और इसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र को फिनिश किया था। अब इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव नाम से स्पष्ट है, एक तो विद्युत है और इसके दो ध्रुव हैं। तो इसका क्या है कि परिमाण में समान, ठीक है, और प्रकृति में विपरीत। जब दो आवेश तो ना पड़ी रहे, परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत। जब दो आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे होते हैं तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक मेरे पास में माइनस क्यू आवेश है और एक मेरे पास में आवेश है आपका प्लस क्यू। ये दोनों आवेश अति निकट रखे हुए हैं तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। और इसी का अर्थ होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक आवेश का परिमाण, हमको केवल परिमाण लेना है इसका, एक आवेश का परिमाण वह इनकी बीच की दूरी का गुणनफल। देखो, हमने दूरी इसकी डी मान ली है, हमने दूरी क्या मानी है इसकी? डी। तो एक आवेश का परिमाण वह इनकी बीच की दूरी का गुणनफल, ठीक है ना, क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि विद्युत आघूर्ण। दोस्तों, मैं आघूर्ण का आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं क्लास में कि आघूर्ण क्या होता है, और आगे मैं आपको आघूर्ण यहां पर बताऊंगा। तो इससे पहले मैं इसका बता देता हूं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहां पे क्या है कि एक आवेश का परिमाण यानी कि Q व उनके बीच की दूरी का गुणनफल यानी कि D बराबर होता है कि आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इससे P से व्यक्त करते हैं तो P बराबर QD। देखो, कहीं कहीं इसको 2D मान लिया गया है, दूरी को 2D दूरी माना गया है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, D मान लो 2D मान लो, डिपेंड नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पर D माना है, तो यहां से P बराबर क्या हो जाएगा आपका? QD। इसे क्या बोलेंगे हम? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, इसे हम P से व्यक्त करते हैं, पहला पॉइंट, इसे हम P से व्यक्त करते हैं। सेकंड पॉइंट बात करें, इसका मात्रक क्या होता है? देखो, मात्रक बनेगा इसका यूनिट मात्रक। एक तो Q है, Q का होता है कूलॉम, और D का क्या होता है? मीटर। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? CM, यानी कूलॉम मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वह क्या होता है? कूलॉम मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलॉम मीटर। इसके बाद में अगर मैं इसकी विमा की बात करूं तो इसकी विमा क्या होती है? आवेश की होती है आपकी 80 एम्पियर सेकेंड, I बराबर Q अपॉन T और Q बराबर IT एम्पियर सेकेंड, और ये आपका मीटर है तो इसकी क्या हो जाएगी? L1। तो यहां से थोड़ा इसको मैं कंपाउंड करके लिखूं तो देखिए, M0 L1 T1 A1, तो ये होती है इसकी विमा। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की विमा होती है, वो क्या होती है? M0 L1 T1 A1, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा हम अणुओं की बात कर लेते हैं। तो कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके ऋणावेश व धनावेश, कि जो वितरण केंद्र होते हैं वह अलग अलग होते हैं। पता लग जाता है कि ये नेगेटिव है और ये कैसा है इसका? पॉजिटिव है। ऐसे अणुओं को हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे मैं बात करूं NaCl, तो दोस्तों छोटा बच्चा बता देगा कि Na प्लस का है और Cl किसका है? माइनस का है। HCl, Cl किसका है? माइनस का है, और H किसका है? प्लस का है। तो ऐसे अणु क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, जिनके ऋणावेश व धनावेश के बीच क्या होता है, यानी वितरण केंद्र क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या बोलते हैं हम? ध्रुवीय अणु कहते हैं। इसके विपरीत
कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके ऋणावेश व धनावेश, इसके बारे में विस्तार से जब 4 पाठ में करेंगे, यहाँ पे थोड़ा पढ़ लो उसको। जिनके ऋणावेश व धनावेश संपाती होते हैं, अलग अलग दिखते नहीं है, अलग अलग उनको संपाती होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? अध्रुवीय अणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अध्रुवीय अणु। जैसे N2 है, O2 है, इनके क्या होते हैं दोस्तों? अलग अलग होते हैं। अब यहीं पर बात की जाए, जब इन अध्रुवीय अणुओं को कहां पर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इनके ऋणावेश व धनावेश के मध्य थोड़ा गैप आ जाता है, थोड़े विस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो आघूर्ण उत्पन्न होता है वो पहले से नहीं था, वह कराया गया है, उसको प्रेरित किया गया है। किसने प्रेरित किया उसको? विद्युत क्षेत्र ने। तो ऐसा जो आघूर्ण होता है उससे हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना? तो इस प्रकार जब अध्रुवीय अणुओं को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उनके ऋणावेश व धनावेश के मध्य थोड़ा सा गैप आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है? अब बात आती है अक्ष व निरक्ष। देखो ये जो पाठ है आपका, ये जो इसी किताब का 8 पाठ है उससे काफी मिलता जुलता है, इसलिए इस पाठ को ढंग से पढ़ें ताकि आपका जो अगला वाला पाठ है 8 पाठ है वो भी आपका सिंपल हो जाए। तो हम बात करते हैं अक्ष व निरक्ष की। तो अक्ष क्या होता है व निरक्ष क्या होता है? अक्ष व निरक्ष। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरे पास में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी कि मेरे पास में विद्युत द्विध्रुव है प्लस Q, मिडिल डिस्टेंस इसकी स्मॉल d। अगर दोस्तों कोई रेखा इसके अक्ष के समांतर है, कोई रेखा इन दोनों आवेशों से होकर गुजरती है, कोई रेखा इन दोनों आवेशों से गुजरती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अक्ष। जैसे यहां से कोई रेखा हो जाए तो क्या है ये? अक्ष। ठीक है ना? तो इसे क्या बोलेंगे हम? अक्ष बोलेंगे। यदि कोई रेखा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को 2 भाग में बांट देती है, उसे क्या बोलते हैं हम? निरक्ष बोलते हैं। तो एक ही फिगर से समझ सकते हैं हम, ये क्या है? इसका अक्ष है और ये क्या है? इसका निरक्ष है। अब अक्ष व निरक्ष की हम क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। देखिए, इसको विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसको विद्युत क्षेत्र बोला गया है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोला गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अक्ष की। तो यहां से -Q और ये आपका +Q। दोस्तों फिगर समझ लेना, फिगर इसमें महत्वपूर्ण होता है। ये हो गया जी इनका मिडिल पॉइंट O, ये हो गई जी इनकी बीच की दूरी D। ठीक है? यहां मैंने बिंदु मान लिया है A और यहां मैंने बिंदु मान लिया है B। ठीक है? इसके बाद में इसके केंद्र से, कहां से? केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर दोस्तों? स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहां मैंने बिंदु P मान लिया है। कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर समझ लो उसको, 2 आवेश
यानी कि आप दो आवेश बोल दो या फिर क्या बोल दो, विद्युत द्विध्रुव, माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस क्या आएगी डी। तो ये वाली जो दूरी है ये कितनी हो गई, d/2, और ये भी कितनी हो गई, d/2। तो दो आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है, और इनके केंद्र से स्मॉल आर दूरी में दोस्तों यानी कोई फिक्स नहीं होती है, और यहां से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सुविधा के लिए देखिए AP बराबर क्या होता है दोस्तों, देखो AP का मान है यहां से लेके और यहां तक की दूरी, तो मिडिल पॉइंट से दूरी कितनी है R, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है R है, और हमें कहां से कहां तक चाहिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए, तो R प्लस d/2 तो क्या हो जाएगी आपकी AP बराबर, या फिर कैसे, जब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है d/2 और यहां से तक दूरी कितनी है P, यानी कि यहां से कितनी दूरी आपकी R, तो क्या हो जाएगी आपकी ये R प्लस d/2, जैसे हम कह सकते हैं सी, AC बराबर AB प्लस BC। ठीक है, तो हमें ये दूरी चाहिए, तो कितनी होगी आपकी ये R प्लस d/2। अगर मैं बात करूं किसकी, BP की, तो दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है R, हमें केवल ये दूरी चाहिए, जबकि ये दूरी हमारे पास में है, तो इससे कुल दूरी में से यानी R में से ये दूरी घटा दो तो ये दूरी निकल के आ जाएगी। दोबारा सुन लें, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है R है, कितनी है R, और यहां से यानी बिंदु O से लेके B तक की दूरी कितनी है d/2, हमें ऑलरेडी ये दूरी चाहिए, तो इस कुल दूरी में से R में से ये वाला भाग घटा दो तो ये निकल के कितना बचेगा आपका BP बराबर R माइनस d/2। अब दोस्तों ये तुमने सुविधा के पहले लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर काम आएगा हमारा KQ/R² वाला सूत्र, यानी कि सिंगल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से मैं इसको नाम दे रहा हूं दोस्तों E1 बराबर, वेक्टर ले सकते हैं आप, E1 बराबर KQ/ देखो R के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है ना, तो AP स्क्वायर। अब दिशा क्या होगी इसकी, देखो माइनस है, तो माइनस के लिए रेखाएं अंदर की ओर आते हैं, बाहर से अंदर की ओर आएंगी, तो क्या हो जाएगा ये P1 है, और यहां से AP का मान हमारे पास में है कितना R प्लस d/2, तो ऐसे क्या हो जाएगा आपका ये E1 वेक्टर बराबर KQ/R प्लस d/2 का होल स्क्वायर P1 है, समीकरण 1। तो यह है आपका माइनस क्यू आवेश। अब आएगा आपका प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो कंडीशन वही है E2 बराबर तो KQ अपॉन ये AP था, वह क्या जाएगा आपका BP स्क्वायर। दिशा बाहर क्यों जाएगा, रेखाएं बाहर निकलती हैं,
मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं में, तो क्या होगा इसका बीपी कैप, क्या होगा इसका बीपी कैप। अब चाहो तो उसको एपी कैप भी ले सकते हैं, दिशा ही तो है, ठीक है ना। अब यहां से मैं खड़ा हूं तो सामने जो भी है कितनी भी दूर तक चले जाओ वो किस में होगा, आपका दक्षिण में ही होगा। जैसे यहां से मेरे सामने हैंड है, कहां है ये दक्षिण में, सामने उनकी वस्तु कहां है वो दक्षिण में, दिशा तो वही होगी ना, चाहे कितनी दूर तक चले जाओ। तो ये इधर जा रहे हैं, तो यहां से चाहे एपी ले लो चाहे बीपी ले लो, कहां जा रही है, दिशा कहां दिखानी है इसकी, इधर की साइड दिखानी है, ठीक है। बीपी का मान निकाला है हमने, कितना मान है बीपी का, बीपी का मान है R माइनस डी अपॉन 2, तो यहां से E2 बराबर KQ अपॉन R माइनस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और कितना यहां से आपका बीपी है। समीकरण 1 और समीकरण 2। दो व्यक्ति जिसमें से एक व्यक्ति में 10 न्यूटन का बल है और एक व्यक्ति में 50 न्यूटन का बल है। समझना दोस्तों, दो व्यक्ति जिसमें से एक व्यक्ति में 10 न्यूटन का बल है, दूसरे में 50 न्यूटन का बल है, दोनों मिलकर एक वस्तु में इधर से उधर से धक्का लगाते हैं, तो वस्तु किधर जाएगी। अगर 50 न्यूटन का व्यक्ति इधर से धक्का लगा रहा है और 10 वाला इधर से लगा रहा है, तो वस्तु उधर जाएगी। यानी कि परिणाम किधर होता है, परिणाम किधर होता है, बड़े बल की तरफ, ठीक है ना। तो जिसका परिणाम बड़ा होता है उसी दिशा में वस्तु क्या होती है, जाती है, ठीक है ना। हमेशा दिशा किधर होती है, बड़े बल की तरफ होती है, ठीक है ना। जैसे साइकिल और ट्रक दोनों में टक्कर होती है, तो किधर जाएंगे वो, ट्रक की दिशा में जाएंगे। क्यों, बड़ा बल किधर है, ट्रक है, ट्रक धक्का लगा रहा है, तो दिशा कहां होगी उसकी, ट्रक की दिशा में होगी, ठीक है ना। तो यहां से इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, हमें बड़ा ही मान निकालना है इसका। तो E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। जिसका हर छोटा होता है, KQ तो समान है, जिसका हर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो यहां तो R प्लस है और ये क्या है, R माइनस है, तो इसका मान क्या है, बड़ा है, इसका मान क्या है, छोटा है। क्योंकि 1/4 और 1/2 इन दोनों को देखा जाए तो जिसका हर छोटा होगा उसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां हर छोटा किसका है, इसका है, यानी कि E2 का है। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र हमें यहां कैसा दिखानी है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब आप यहां पर ADP मत लगाना, यहां पर पता लग जाएगा कि दिशा कहां है, E2 की तरफ है। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र तो यहां से E बराबर E2 माइनस E1, ठीक है। E1 व E2 का मान रखने पर, और यहां से E बराबर E2 का मान कितना है, KQ अपॉन R माइनस D अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस D अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको हल कर सकते हैं, तो E बराबर KQ को बाहर निकाल लो और यहां से इसका एलसीएम लेंगे, तो ये वाला पहले कैंसिल होगा और यहां पे क्या बचेगा, R प्लस D अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस R माइनस D अपॉन 2 का होल स्क्वायर कोष्टक बंद। और यहां से क्या होगा, ये R प्लस D अपॉन 2 और R माइनस D अपॉन 2, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। मैंने थोड़ा एक स्टेप कम कर दिया है जी, इसका टेंशन डाले, सिंपल है। हमने क्या किया है, इसको कॉमन ले लिया है, KQ को बाहर निकाल दिया,
और यहां पर एलसीएम लिया इसका, तो r माइनस डी अपॉन टू दोनों को नीचे लिख दिया। एलसीएम जानते होंगे आप लोग 12th क्लास में। तो सबसे पहले अब यहाँ पर एक बचेगा, ठीक है ना, ऊपर तो एक बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जब इसमें भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका r प्लस डी अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस r माइनस डी अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर E बराबर के क्यू, इसका सूत्र खोल दो, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4 प्लस 2r b अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये चिन्ह माइनस का है तो सारे चिन्ह इसके पलट जाएंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस 2r b अपॉन 2, 2 से 2 गया। नीचे देख लो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या किसका सूत्र खुलेगा आपका, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां से किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों यहां से एक बात देखी जाए तो जो कैंसिल हो रहा है काट दीजिए, ये इससे कट गया और ये आप उसमें कैंसिल हो गए, और यहां पर नीचे क्या बचा आपका, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो क्या खुलेगा, ये r प्लस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और r माइनस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। इसके बाद में इसको बिठा रहा हूं यहां से थोड़ा सा, अब यहां पे क्या बचा, E बराबर के क्यू और अंदर क्या बचा इसके, देखो ये तो कैंसिल हो गए, आर डी प्लस आर डी 2rd, तो 2rd अपॉन यहां पर देखिए r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4। दोस्तों जो विद्युत वितरण में डी होता है ना वह बहुत अल्प होता है, यानी कि r ग्रेटर देन डी। तो इसका अर्थ क्या है कि r में से d को घटाने पर r के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ नहीं r d का मान 0 नहीं है, लेकिन बहुत कम है। मैंने कई बार बताया है कि नगण्य मान है इसका, बहुत कम। नगण्य क्या होता है कि अगर एक मटके में से एक पानी की बूंद ले लें तो द्रव्यमान से कम तो हुआ है, लेकिन कितना कम हुआ है, ना के बराबर हुआ है। ये मार्कर है, मार्कर से मैंने यहाँ पर एक इंक से पॉइंट रख दिया, तो बताना इसका द्रव्यमान कितना कम हुआ है, अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी तुलना में इसका द्रव्यमान क्या है, नगण्य है। अगर इसके द्रव्यमान में से मैं इसे घटा दूं तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 तो नहीं है ना, 0 तो नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने इसमें से कुछ ना कुछ तो लिया है। लेकिन उससे कुछ ना कुछ को कुल मान की वैल्यू में देखा जाए तो उसका मान क्या होता है, नगण्य होता है, यानी कि उसको घटाने से उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यहां से तब E बराबर टू के क्यू डी आर अपॉन, देखो ये तो उसका घट ही गया, इसका लगा हुआ है, इसका मान तो नगण्य हो जाएगा। इसको दिखा दो R4, इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा, और यहां से E बराबर 2kb अपॉन R3, क्योंकि P बराबर क्या होता है दोस्तों, Q। और यहां से अगर इसमें वेक्टर रूप लें इसका, तो वेक्टर 2kb अपॉन R3 इंटू R। ये होता है विद्युत
क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको समस्या यहां से आई होगी, इसको दोबारा एक बार खोल के देख लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं इसकी, देखिए सबसे पहले E बराबर के क्यू को बाहर निकाल लो अपन, तो यहां पे क्या बचा 1/r माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ये बचा दोस्तों आपका। फिर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कॉमन तो उसमें है नहीं, दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे इसके, तो यहां से क्या r माइनस d/2 का होल स्क्वायर और यहां से कितना r प्लस d/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद में क्या सबस्पेस में भाग देंगे इसका, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो r प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस कर तो माइनस का, और यहां पे क्या आपका अब ये वाला कट जाएगा तो ये बचेगा, तो r माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके वर्ग खोल देंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा ये a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये है आपका विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं हम निरक्ष की। निरक्ष कंडीशन वही है, हम क्या लेते हैं सबसे पहले ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया O, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है d/2, ये भी कितनी है d/2, टोटल डिस्टेंस क्या है इसकी, ठीक है। और यहां से इसके केंद्र से निरक्ष है, निरक्ष क्या करता है, दो भागों में बांटता है, ठीक है। स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, इसकी ये इससे दूरी हो जाएगी और ये वाली दूरी इसकी इससे हो जाएगी। अब इसका मान निकालते हैं हम कि AP का मान कितना है, तो यहां से देख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है, 90 का एंगल बन गया यहां पर आपका, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर, तो इसका ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया इसका, देखिए सबसे पहले बात करें 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जैसे ये वाली भुजा है, 90 के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया, ये क्या हो जाएंगे आपके लंब और आधार हो जाएंगे। तो कर्ण का मान कितना होता है, आधार प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा ये अंडर रूट में कितना r² प्लस d² बटे 4,
इतना ही मान इसका हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, तो यहां से E1 बराबर KQ अपॉन AP स्क्वायर माइनस है, दिशा क्या होगी इसकी PA के वेक्टर, तो E1 बराबर KQ अपॉन कितना, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मान कितना है P का R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बटे 4 और PA है समीकरण 1। किसके कारण है ये, माइनस क्यू आवेश के कारण। अब किससे लेंगे हम, प्लस क्यू आवेश, ठीक है। तो सेम, ये तो सेम रहेंगे ना दोनों मान, ठीक है ना। तो यहां से E2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये डायरेक्ट लिखा हूं उसको मैं, E2 वेक्टर बराबर KQ अपॉन R प्लस कितना R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। और दिशा क्या होगी इसकी BP, क्या होगी दिशा इसकी BP। हम देख सकते हैं कि E1 व E2, एक तो PA है, PA का अर्थ है इधर से इधर, और एक BP है इधर से इधर। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये परिमाण में समान है, परिमाण में समान है और दिशा में क्या है, विपरीत है। तो क्या कर देंगे, दूसरे को ये निरस्त कर देंगे। दोस्तों एक मिनट, अभी इसको देख लो एक बार। तो आपने देखा कि दोनों ही क्या हैं, समान हैं। अब हम यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करते हैं, बिंदु P से एक रेखा खींचते हैं PX, इसको थोड़ा सा हम PX, तो यहां पर जो एंगल बनेंगे थीटा, इसने क्या किया, दोनों का अर्धक किया है। तो इस अवस्था में हम क्या लेते हैं, फिर घटक लेते हैं। और घटक कैसे लेंगे, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के लंबवत व इसके समांतर, जो यानी कि विद्युत द्विध्रुव के लंबवत और क्या इसके समांतर। देखो विद्युत द्विध्रुव वाला ये है, इसके लंबवत लेना है, समांतर लेना है। तो लंबवत क्या लेंगे इसके हम, थोड़ा मैं रेड पेन का प्रयोग कर लेता हूं उस पर। इधर आएगा आपका E1 sin थीटा, इधर आएगा आपका E2 cos sin थीटा, ठीक है। और यहां आएगा आपका E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। हमने क्या किया है, जो विद्युत द्विध्रुव है उसको घटकों में तोड़ दिया है, लंबवत घटक और कौन से घटक, क्षैतिज घटक। तो इसके समांतर है जो, वो कौन सा हमारा E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। और जो लंबवत है वो कौन सा है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। और यहां से देख सकते हैं हम APX बराबर है किसके, BPX के, यानी कि दोनों का एंगल क्या है, यहां पर समान है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब इसके समांतर घटक लेते हैं, यानी कि इसके समांतर व लंबवत, तो समांतर वाले तो E1 वाले हो गए और लंबवत कौन से हो गए आपके, समांतर वाले कौन से हो गए आपके, cos थीटा हो गया, और लंबवत कौन सा हो गया आपका, sin थीटा हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जो sin है वह दिशा में क्या है, विपरीत है। यानी कि E1, यहां से भी क्या देखा है कि E1 बराबर E2 बराबर E2। तो जब E1 बराबर E2 है, और क्या देखा हमने यहां पर APX
कोण APX बराबर क्या कोण BPX। इसका अर्थ क्या है कि थीटा भी क्या है दोनों के बराबर है और विद्युत क्षेत्र भी क्या है दोनों का बराबर है, लेकिन जो लंबवत वाले हैं उनकी दिशा क्या है विपरीत है। तो यहां से लंबवत वाले घटक हैं ये एक दूसरे क्या करते हैं आपस में निरस्त कर देते हैं, और जो समांतर वाले हैं वो क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। थीटा का मान बराबर नहीं होगा जब तक इसको जोड़ना मत, क्योंकि यहां पर यह दिखाना है कि थीटा का मान भी क्या है समान है, क्योंकि हमने E1 E2 का मान तो यहाँ पे समान कर दिया और थीटा का मान कैसे समान किया है, एक रेखा खींची है इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया है और यहाँ पे क्या दिखा दिया है कि APX बराबर क्या BPX। तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो E बराबर एक और एक दो, क्योंकि E1 और क्या आपका E2 है, तो 2E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा। अब यहां से E1 का मान चाहे तो ये वाला मान रख दो चाहे ये वाला मान, क्योंकि E1 व E2 के आपस में बराबर है। तो यहां से क्या निकल के आएगा ये E बराबर 2 और कितना KQ अपॉन R² प्लस D² बटे 4 इंटू cos थीटा। और दोस्तों यहां से cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और यहां से cos थीटा आधार कितना है इसमें D/2, आधार कितना है इसमें D/2 और कर्ण कितना है इसमें R² प्लस D² बटे 4। ये वाला मान cos थीटा का मान हम इस cos थीटा के स्थान पर रख देते हैं, क्योंकि cos का मान कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है इसमें D/2 और कर्ण कितना है इसमें R² प्लस D² बटे 4। अब हमें इससे कोई काम नहीं है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से E बराबर कितना 2KQ अपॉन R² प्लस D² बटे 4, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती है हम एक मान लेते हैं कि घात 1 इंटू D/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया अपॉन कितना अपॉन कितना है आपका R² प्लस D² बटे 4। ठीक है, और ये वैल्यू है आपकी, इस पे घात कितनी है दोस्तों यहां पर R² प्लस D² बटे 4 की घात कितनी है, यानी कि इस पे अंडर रूट है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जो अंडर रूट होता है उसका मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम कि घात 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में देखिए जब आधार समान होते हैं और दो राशियों का गुणा करते हैं तो क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, तो यहां से एक घात तो इस पर है और आधी घात इस पर है, तो कितनी हो जाएगी ये 1 सही 1/1.5 हो जाएगी, यानी 1 प्लस आधा 1 सही 1/2, तो क्या हो जाएगा आपका ये 3/2। तो यहां पर E बराबर KQD अपॉन कितना बन जाएगा ये R² प्लस D² बटे 4 की घात कितनी 3। ठीक है, अब यहां से एक बात देखी जाए 3/2 का,
यानी कि 3/2 घात, यानी कि यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है आधा, कितना हो गया आपका ये 3/2। कंडीशन वही कि d लेस देन r, d लेस देन r, तो यहां से E बराबर कितना बनेगा आपका ये KQD अपॉन r स्क्वायर गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, E बराबर KQD अपॉन R3, और यहां से क्या हो जाएगा आपका ये E बराबर KP अपॉन R3, और यहां से क्या हो जाएगा आपका ये वेक्टर KP अपॉन R3 R। यानी कि जो निरक्षपर तीव्रता होती है, जो निरक्षपर तीव्रता होती है वह अक्ष की तीव्रता से जस्ट आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। वह आएगी आपकी KP यानी 2KP, यह आएगी आपकी KP। अगर इन दोनों को थीटा कोण पर देखा जाए कि थीटा कोण पर मान निकालिए, थीटा कोण पर मान कितना होता है पर अक्ष और निरक्ष यानी कि विद्युत द्रव की थीटा कोण पर तीव्रता कितनी होती है, तो थीटा कोण इस तरह से होता है। तो इस अवस्था में यानी कि जब भी कोई वस्तु ना तो 0 डिग्री पर हो और ना ही 90 पर हो, तो ना तो वह लंबवत होती है और ना ही क्या होती है वो क्षैतिज होती है। इस अवस्था में वो दो घटक होते हैं उसके, उसमें साइन भी होता है, उसमें कोस भी होता है। इसका अर्थ क्या है, वह क्षैतिज भी है वह लंबवत भी है। जैसे कोई इस तरह से जा रहा है, ठीक है, जैसे हमने किसी वस्तु को परवलयाकार फेंका, मैंने बताया था परवलयाकार क्या होता है, परवलयाकार थीटा वाला ही होता है, इनकी 0 व 90 के मध्य, जिसमें वस्तु कैसी होती है, लंबवत भी होती है और क्षैतिज भी होती है। तो इस अवस्था में क्या करते हैं हम, यानी कि इस अवस्था में इसका मान निकालने के लिए अक्ष और निरक्ष दोनों की तीव्रताओं को आपस में जोड़ देते हैं। ये मैंने नोट्स में आपको बता दिया है। इसके बाद में इसका 10 मिनट का टॉपिक और रह गया है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। कल मैं आपका 2 पार्ट शुरू कर दूंगा जिसमें है आपका गाउस का नियम। ठीक है, कोई समस्या आए तो फिर पूछ लेना। ठीक है, अब आपकी क्लास में रेगुलर चलेगी। ठीक है।